हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वजी सब। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी में है आज हमारा क्लास 7th का हिस्ट्री। आज है हमारा 5वां चैप्टर जनजाति, खानाबदोश और एक जगह पर बसे हुए समुदाय। इनके बारे में हम देखेंगे। अगर आप एनसीईआरटी की नोट्स लेना चाहते हो क्लास 6, 7 और 8 की पूरी, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस है, उसमें उसकी प्राइस जो है 21 रुपीज़ है, चैप्टर वाइज है, तो आप उसको परचेज कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर जो है उस पर आप परचेज कर सकते हो मैसेज करके। मैं आपको कमेंट बॉक्स में नंबर दे दूंगी, तो आप वहाँ से कर लीजिएगा। तो फिर शुरू करते हैं। आप चैप्टर 2, 3, 4 में आपने देखा होगा कि किस राज्यों का उत्थान और पतन हुआ, मतलब कौन सा राज्य फला फूला, जैसे दिल्ली सल्तनत आया, फिर उसके बाद वो गया, फिर मुगल काल आए, तो इस तरह से देखा होगा। इसी तरह बहुत सारी कलाएं, दस्तकारी, उत्पादक गतिविधियां, नई शहरें, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे फल फूल रही थी। एक लंबे अंतराल में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं था। देखो, हर जगह एक समान नहीं था। जैसे अब तुम देखो भाई, शहर में कोई चीज़ है बहुत ज़्यादा डेवलप है, वही गाँव में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसी तरह से आज हम देखेंगे जनजातियों के बारे में। समझ रहे हो ना आप लोग? तो इस तरह से इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज जैसे था वर्ण के नियम के अनुसार पहले से ही विभाजित था। हमने देखा था सबसे पहले ब्राह्मण आते थे, क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र आते थे। ऐसे मतलब कि बड़े बड़े राजा होते थे, अमीर गरीब के बीच, मतलब ये सब चीज़ था। इसी तरह से एक लोग थे जनजाति समाज, जो इसको मानते तक नहीं थे। ठीक, चलो। बड़े शहरों से परे जनजाति समाज, अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। मतलब कि जैसे शहर का हो गया, गांव का हो गया, उस टाइम पे और चीज़ भी थी, जैसे जनजाति समाज। ये ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए कर्मकांड नियम को नहीं मानते थे, कौन? जनजाति लोग। और ना ही वे मतलब असमान वर्गों में विभाजित थे, ना कास्ट वगैरह में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाज को जनजाति कहा जाता रहा है। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। कई जनजातियां खेती से अपना जीविकापार्जन करती थी, तो कुछ दूसरी जनजाति शिकारी, संग्रहक या पशुपालक, मतलब कुछ लोग क्या थे, खेती से अपना काम चलाते थे, कुछ लोग मतलब शिकारी थे, संग्राहक थे, पशुपालक थे। इस तरह के लोग थे। प्राय वो जो थे वो अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करते थे। वो हमेशा मतलब नेचुरल चीज़ें जो थी उसी का यूज़ करते थे। अपना घर वगैरह भी मड़ई वगैरह बना के रहते थे। ठीक, वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। और बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो खानाबदोश थी। खानाबदोश जनजातियां क्या करती थी, एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमती रहती थी। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए नियम के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली फूली। समानता ये क्या कर रहे, कहाँ मतलब रहते थे, इनका निवास स्थान जंगल होता था, पहाड़ होता था, रेगिस्तान होता था, दुर्गम स्थानों पे ये लोग रहते थे। कभी कभी जाति विभाजन पे आधारित मतलब अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता रहता था। मतलब कभी कभी लड़ाई झगड़ा भी होता रहता था। इन मायनों देखो, इन मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाए रखा। यहाँ से देखो हमें क्वेश्चन कैसे आंसर कहाँ से मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। जनजाति लोग कौन थे, यहाँ से। समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजाति के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। बहुत कम जानकारी दी, एकदम जानकारी नहीं दी, नहीं, बहुत कम जानकारी दी। यहाँ से आता है। कुछ अपवादों को छोड़ दे तो जनजाति लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। मतलब कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो ये लोग भी मतलब दस्तावेज नहीं रखते थे। यहीं से क्वेश्चन आएगा। लेकिन समृद्धि, रीति रिवाज और मतलब वाचिक मौखिक परंपराओं से वे संरक्षण करती थी। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए वाचिक परंपराओं का इस्तेमाल करने लगे हैं। जनजाति लोग भारत में लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी मतलब एक जनजाति का इलाका प्रभाव समय के साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियां बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। पंजाब में खोखर जनजाति, पंजाब में जो खोखर जनजाति थी, ये 13वीं से 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। लोग इनसे डरते भी थे। बाद में गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए, मतलब गख्खर जनजाति लोग। ठीक, उनके मुखिया कौन थे? कमाल खान। गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार प्रदान किया था। यहाँ से क्वेश्चन आता, गख्खर के जो मुखिया थे वो कौन थे? कमाल खान। और इनको अकबर ने क्या प्रदान किया था? मनसबदार अपना बनाया था। मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन किए गए पहले मतलब लगाह अरुघन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी। कौन थे ये लोग? बलोच। ये लोग अलग अलग मुखिया वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे थे। कौन? उत्तर पश्चिम में कौन लोग थी? बलोच लोग। ये अलग अलग मुखिया वाले कई छोटे कुलों में बटे हुए थे।
पश्चिम हिमालय में गड्डी गडेरियों की जनजाति रहती थी। पश्चिम हिमालय में कौन? गड्डी गडेरियों की जनजाति रहती। इस उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तरी पूर्वी भाग पर नागा, अहोम और कई दूसरी जनजाति को पूरी तरह प्रभुत्व था। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। कौन? चेर सरदार शाही। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला कर दिया था और उन्हें परास्त किया, मतलब कि परास्त कर दिया, हरा दिया था। उन्हें लूट कर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया, लेकिन वो पूरी तरह से उनके अधीन नहीं आए। मतलब थोड़े टाइम के लिए बस वो लोग हारे तो हारे, उसके बाद आप किसी के एरिया में जाओगे, मतलब मान लो बहुत शक्तिशाली बन के उसको हरा दिया, लेकिन वहाँ के लोग मिलकर आपको रहने देंगे? कभी नहीं। इसी तरह से औरंगजेब ने भी अपने मतलब मुगल सेनाओं को चेर लोगों के कई इलाकों में कब्जा कर लिया था, लेकिन बहुत दिन तक वो वहाँ पर रह नहीं पाए थे। और उसमें से जैसे जनजाति मुंडा और संथाल लोग भी थे। ये लोग कहाँ रहते थे? उड़ीसा और बंगाल में रहते थे। ये लोग कहाँ पे? उड़ीसा और बंगाल में रहते थे। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियां पर कोली, बिराद, कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। कुछ दक्षिण भारत में, ठीक है, कुछ दक्षिण भारत के कोरागा, बेत्तर, मारवाड़ दूसरी जनजाति की विशाल आबादी थी। भीलों की बड़ी जनजाति, देखो भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिम और मध्य भारत में फैली हुई। 16वीं सदी के मतलब कि अंत या फिर आते आते समय में मतलब ये लोग क्या करते थे, एक जगह बसे हुए खेतिहर, यहाँ तक कि जमींदारी भी ये लोग बन चुके थे। इन लोगों के पास इतना चीज हो चुका था। तब भी भीलों के कई कुशल शिकारी संग्राहक बने रहे। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश गौड़ लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। मतलब कि गौड़ लोग कहाँ रहते थे? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में। खाना बदोश और घुमंतू लोग कैसे रहते थे? खाना बदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते रहते थे, मतलब अपना जीवन निर्वाह करते थे उन्हीं के साथ। मतलब उनका दूध और अन्य पशुचारी उत्पादनों पर निर्भर थे, वही बेचते थे, खाते थे, सब कुछ करते थे। घी वगैरह जो था वो सब बेचते थे और खाते थे। जानवरों पर अपने सामानों की ढुलाई का भी काम, जानवरों पर मतलब सामान लाद के ले जाते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे ये लोग जाते थे। एक जगह से दूसरी जगह आते हुए सामानों की खरीद फरोख्त करते थे। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खाना बदोश थे। उनका कारवा टांडा कहलाता था। बंजारा लोग का कारवा क्या कहलाता था? टांडा कहलाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का ही इस्तेमाल करके नगर बाजारों को अनाज को ढुलाई के लिए करते थे। मतलब ये अलाउद्दीन जो था वो क्या करता था? यही बंजारों का यूज़ करता था। मतलब कि ये लोग ही अपना पशु जो था ले आते थे और ढुलाई का काम करवाता था। बादशाह जहांगीर ने अपने स्मरण जो बोलते हैं उसको, संस्मरण, उसमें लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों में अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खादानों में ढुलाई का काम करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए वो मतलब कितना बैल रखते थे? 1 लाख बैल या अनाज रखते थे बैल ढोने के लिए। ठीक। 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मुंडी ने बंजारों का महत्वपूर्ण वर्णन किया है। ठीक है, कौन? पीटर मुंडी ने किया था। ये ब्रिटिश से आए थे, ब्रिटिशर्स थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। तो ये कौन थे? ब्रिटिशर्स थे। ठीक है, पीटर मुंडी। कई पशुचारी जनजाति मवेशी, घोड़े जैसे जानवरों को पालते थे। पालने, पोसने और लोगों को हाथ से उन्हें बेचने का काम करते थे। मतलब जो चीज़ उनके पास होता था एक दूसरे को ये लोग बेचते वगैरह रहते थे। बदलता समाज में नई जातियाँ और श्रेणियाँ, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ती गई, नए नए हुनर लोगों की आवश्यकता पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियाँ उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियाँ सामने आई। दूसरी ओर कई जनजाति सामाजिक समूहों की मतलब जाति विभाजित समाज में शामिल होता गया। उन्हें जातियों का दर्जा देता गया, जैसे सुनार, लोहार, बढ़ई, राजमिस्त्री। ये भी मतलब ये ब्राह्मणों द्वारा जातियों को मतलब मान्यता दे दी गई। वर्ण की बजाय ये जाति समाज के संगठन का आधार बने। ठीक है। वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तालुक में स्थित उय्याकोडन उदयार, ये 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा थी। ये लोग यहाँ पे विचार विमर्श वगैरह करते थे। 11वीं और 12वीं सदी आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की मतलब ताकत जो थी वो काफ़ी इजाफा हुआ। जैसे हुड़, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। इनमें से कुछ जनजातियों में भी आते थे जो क्षत्रिय होने का दावा करते थे। बाद में कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन पुराने शासकों की जगह ले ली। विशेषतः कृषि वाले क्षेत्र में यहाँ कई तरह के परिवर्तन होते रहे। शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया।
शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदयों के उदाहरण का जनजाति लोगों ने अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजाति व्यवस्था की हिस्सा बन गई। जनजाति जो थी किसकी व्यवस्था बन गई? जाति की व्यवस्था बन गई। लेकिन केवल प्रमुख जनजाति परिवार ही शासक मतलब के वर्ग में शामिल हो पाया। जो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा धनवान वगैरह थे हो गए, जिनके पास पैसा वैसा था वो लोग हो गए। ठीक है। गौंड, देखो गौंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे स्थानांतरित कृषि अर्थात एक जगह से घूम मतलब जगह बदल बदल के अपना कृषि करते थे। विशाल गौंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था, जिसमें दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घटती रहती। जिस टाइम पे दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घटती रहती थी, उसी समय कुछ बड़े गौंड राज्य गौंड सरदारों पर हावी होने लगे। अकबर के शासनकाल में, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है, अकबर के जो शासनकाल थे ना, शासनकाल में इतिहासकार में अकबरनामा में उल्लिखित है कि गढ़कटका के गौंड राज्य में 70,000 गांव थे। कितना? 70,000 गांव थे। ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। राज्य गढ़ों में विभाजित थी। हर किसी के मतलब पास खास गौंड कुल का नियंत्रण था। यह पुनः 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित था। किससे? 84 गांवों की इकाई में, जिन्हें 84 कहा जाता था। 84 का उप विभाजन बरहोतों में होता था, जो 12-12 गांवों को मिलाकर बनाते थे। बड़े राज्यों के उदय ने गौड़ समाज को चरित्र को बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोग ने गौड़ राजाओं से अनुदान भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। गौड़ सरदार को अब राजपूत के रूप में मान्यता मिल गया। इसीलिए गढ़कटका के राजा अमनदास संग्राम शाह की उपाधि धारण की। कौन? अमनदास ने। ठीक। उसके दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालबहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से ब्याह किया था, इनसे शादी कर लिया था। दलपत की मृत्यु कम उम्र में हो गई थी। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन का कमान संभाला। उसके समय में राज्य और राजा अधिक मतलब कि बहुत विस्तार हुआ। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटका पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। उसकी हार हुई और उसने समर्पण कर दिया। किन्होंने? रानी दुर्गावती जी ने। करने की बजाय मर जाना बेहतर। देखो उन्होंने उन्होंने समर्पण नहीं किया था। ठीक है, उन्होंने समर्पण करने के बजाय उन्होंने मर जाना मतलब कि सही समझा। उसके बाद वो तुरंत मर गई, मतलब खुद ही मर गई। उन्होंने समर्पण नहीं किया। उसका पुत्र भी तुरंत बाद में लड़ता हुआ मारा गया, उनका पुत्र भी। ठीक। गढ़कट्टा का एक समृद्ध राज्य था। उसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों को निर्यात करने में व्यापार में खास धन कमाया। मतलब हाथी पकड़ते थे और दूसरे को बेचते थे और अच्छा खासा इससे ये लोग क्या करते थे? पैसे कमाते थे। असम में लाचित बरफुकन ने मुगल सेना को हराया। लाचित बरफुकन अहोम सेना के सेनापति थे। 1671 में सराय घाट के युद्ध में लाचित बरफुकन ने मुगल शासक औरंगजेब की सेना को पराजित किया था। मुगल सेना में कितने? 18,000 घुड़सवार और 30,000 सैनिक थे। 15,000 तीरंदाज और 5,000 बंदूक सैनिक और 1,000 तोपें थी, जिसका नेतृत्व अंबर के शासक राम सिंह द्वारा किया गया था। लाचित के सैन्य कौशल से मुगल सेना का विस्तार पर रोक लग गया। नौसेनाओं द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में लड़ी गई यह लड़ाई इतिहास के सराय घाट के युद्ध नाम से प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, सराय घाट के युद्ध से। ठीक। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में फंस गए थे। कौन? अहोम लोग कहाँ पे? 13वीं सदी में, मतलब म्यांमार से आके 13वीं सदी में कहाँ पे बसे थे? ब्रह्मपुत्र घाटी में। उन्हें भूया यानी भूस्वामी लोगों की राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। ठीक है, कौन? अहोम लोगों ने। 16वीं सदी के दौरान उन्हें चूटियों यानी 1523 और कोच हाजों 1581 में राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई जनजाति भी अपने अधीन कर लिया। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया। इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्षों से पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया इन्होंने, सबसे पहले वर्षों पहले। ठीक है, आग्नेय अस्त्रों का 1660 तक आते आते हुए उच्च अस्त्री बारूद और तोपों का निर्माण भी करने लगे। ठीक। लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर क्या किया? हमला किया। बहादुरी से सामना करने के बाद भी अहोम लोग क्या हो गए? पराजित हो गए। लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक रहा नहीं। मैंने आपको पहले बताया, किसी भी जगह आप लड़ के जीत लेते, लेकिन वहाँ के लोगों से नहीं, कुछ दिन बाद मार के भगा ही देंगे आपको वहाँ से।
अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। याद रखिएगा, अहोम राज्य बेगार पर निर्भर थे यानी काम पे, और राज्य के लिए जिनसे जबरन काम किया लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। इसके लिए जनगणना के बाद संगठन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों लोगों को स्थानांतरित किया गया था। इस प्रकार अहोम कुल में टूट गए। 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पूरा होते होते प्रशासन के खासा केंद्रीकृत हो चुका था। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करने लगे थे। दूसरे समय में वे बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण या अन्य कामों में लगे थे। अहोम लोग चावल की खेती के लिए नए मतलब की तरीके भी अमल में लाए थे। हमेशा नए नए तरीके वो लोग ले आते थे। अहोम समाज कुलों में विभाजित था। देखो, अहोम समाज जो था वो कुलों में विभाजित था, जिन्हें खेल कहा जाता था। वे दस्तकारों की बहुत सी मतलब की बहुत कम जातियां थी, इसलिए अहोम क्षेत्र पर दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। एक खेल नियंत्रण से प्राय कई मतलब की गांव होते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था, मतलब जब तक पूरा समुदाय मिलके ना बोल दे कि हाँ देना है। शुरुआत में अहोम लोग अपनी जनजाति देवता की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी है और मंदिर और ब्राह्मणों के राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई। शिव सिंह, इनका नाम याद रखिएगा, शिव सिंह 1714 से लेकर 1744 तक के काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया था। लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह नहीं छोड़ा था। मतलब हिंदू धर्म तो अपनाया था लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं था। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी। नाट्यक्रम को प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया जाता था। बुर्जी, याद रखिएगा, बुर्जी नामक इतिहास कृतियों को सबसे पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया था। ये याद रखिएगा। निष्कर्ष, जिस युग की हम चर्चा कर रहे हैं उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुआ। वर्ण आधारित समाज और जनजाति लोग एक दूसरे से लगातार संपर्क में आते रहे। इस आदान प्रदान से दोनों तरह के समाज में अनुकूलन और बदलाव की प्रक्रिया चलती रही, मतलब एक दूसरे से मिलते जुलते रहे। जैसे हम जहाँ पे उसकी जाएंगे कुछ ना कुछ लैंग्वेज तो सीखते जाते हैं। तो फिर ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा।